COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। ए की जगह पी भी हो सकता है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका सबका ही मतलब है, क्रोनिक मतलब लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, एयरवे मतलब एयरवे या पल्मोनरी मतलब लंग्स की जो एयर एल्वियोलाई है और या लंग्स का पूरा ट्रैक है, वहां पे रुकावट हो रही है, लंबे समय तक रुकावट होती है। लंबे समय तक रुकावट होने से दो कारण हो सकते हैं, एक होता है एम्फाइसेमा, दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लंबे समय तक अगर लगातार रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है लंग्स में, तो उससे कहा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पैदा होती है। और लंबे समय तक अगर आप कोई क्रोनिक स्मोकर है, उसके कारण क्या होता है, लंग्स की एल्वियोलाई फूल जाती हैं, तो उसमें एम्फाइसेमा, ये दोनों कंडीशन ही को कंबाइन करके COPD बोलते हैं। ये क्या है, परमानेंट डैमेज है। परमानेंट डैमेज का मतलब इसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार ये हो चुकी है फिर ये परमानेंट बनी रहेंगी। अब मेडिसिन क्या क्या दे सकते हैं इसमें, पहला है जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। दूसरा, जो लंग्स से एयर नहीं जा रही है, एयर लंग्स की जो एयरवे है ना, एयरवे या तो इन्फेक्शन के कारण या और किसी कारण से ब्लॉक हो गई, तो उसको फैलाना है। फैलाने के लिए अपन को ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ेगा, ब्रोंकोडायलेटर। और यहाँ का जो इन्फ्लामेशन है इसको कम करने के लिए स्टेरॉइड दे सकते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड ये दो फॉर्म में आते हैं, या तो इंजेक्टेबल दो, या तो ओरल दो, या तो फिर इनहेलेशन में दो। इनहेलेशन के लिए भी दो मेथड होते हैं। इनहेलेशन के लिए क्या क्या कर सकते हो, इनहेलेशन डिवाइस आपको बता दें। जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन मतलब कि जो एयरवे के थ्रू जाना है, एयरवे के थ्रू जाना, ना तो अपन इंट्रावीनस से ओरल नहीं जाते, सीधे एयरवे के थ्रू जाते हैं। एयरवे के थ्रू एक चीज होती है नेबुलाइजेशन, ठीक है, नेबुलाइज करते हैं। दूसरा MDI, MDI का फुल फॉर्म क्या है, एक होता है DPI, ड्राई पाउडर इनहेलर, एक होता है मल्टी ड्रग इनहेलर। MDI मतलब तुमने देखा होगा पंप आते हैं, पंप जो देते हैं ना, जो पफ टू ऐसे हिला के टू पफ लेते हैं, वो पफ को बोलते हैं MDI। और एक आते हैं जो छोटा सा एक कैप्सूल आता है जिसमें डाल के खींचते हैं, वो कैप्सूल को फोड़ के उसको खींचते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर। देखें कि नहीं ये दोनों डिवाइस है, कैप्सूल में नीचे उसमें सब पिंच करते हैं ना, लीक हो जाता है। देखें कि नहीं ये दोनों डिवाइस, पंप तो देखा होगा, पंप तो सबने देखा होगा, पंप तो हर कहीं टीवी में देख लिया होगा, देखा है। हाँ, तो पंप को लेने का तरीका क्या होता है, सर दबा कर लेते हैं। पंप को लेने का तरीका रहता है, जैसे सबसे पहला काम रहता है उसको अच्छे से चेक करना है, ठीक। दूसरा काम आपको एयरवे पेटेंट करना है। एयरवे पेटेंट कैसे करोगे, कौन सी पोजीशन होती है, जो अपन इंट्यूबेशन वाली पोजीशन होती है, पेशेंट को बोलेंगे बिल्कुल एक्सटेंडेड पोजीशन पे रखे, एक्सटेंडेड पोजीशन कर लो ऐसे पे, ठीक। दूसरा एक्सटेंडेड नेक करना है उसको, चिन लिफ्ट और नेक एक्सटेंड पोजीशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सीधे वो लंग्स से कनेक्शन हो जाएगा। अगर फ्लेक्स रखेंगे, अगर ऐसे करके इनहेलर लोगे तो वो ज्यादातर अपने कहां चले आएगा, स्टमक में, तो एक्सटेंडेड पोस्चर रखना है। तीसरा, पेशेंट को बोला है कि पहले पंप 2 बार शेक करके इनहेल करे, इनके बाद लगातार लंबी सांस लेते रहे, ठीक है, लंबी सांस लेनी है, नाक से कंटिन्यूसली सांस लेते रहेगा, तो इनहेलेशन करना है उसको, मतलब लगातार लंबी सांस अंदर की तरफ लेते रहना है। अगर आप इनहेल करके सीधे नॉर्मल सांस लेते रहोगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो डीप इनहेलेशन करना है। तो किसी भी पेशेंट को आप DPI दे रहे हो या MDI दे रहे हो, DPI में तो एक्चुअली खींचना ही पड़ता है, तो अपने आप सांस लेना ही पड़ेगा उसको। MDI में जरूर है, MDI देने के ये 3 मेथड है, ये कि सबको पता होनी है। तो किसी भी पेशेंट को आप MDI दे रहे हो, उसके पहले ये बता दो उसको लेना कैसे है। ज्यादातर पेशेंट MDI ले लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि लेना कैसे है, तो उसका इफेक्ट आता नहीं है ज्यादातर। DPI से ये रहता है कि DPI में खुद आपको इनहेल करके ही लेना है। उसमें क्या रहता है, एक छोटा सा कैप्सूल रहता है, कैप्सूल के अंदर भरा रहता है ये ड्राई पाउडर इनहेलर, और उस पर एक डिवाइस है
डिवाइस अलग अलग तरीके की आती है और उसमें सबसे पहले इस कैप्सूल को फोड़ते हैं, इसका जो पाउडर है उसको खींच के मुंह से खींचना रहता है अंदर की तरफ, है ना। ये किसी ने नहीं देखा अभी तक। ऐसी आवाज आती है, इतने सारे पेशेंट आते हैं, सबके पास रहता है। देखना किसी भी पेशेंट के में DPI देखा COPD वाले पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं उसके में देखो या तो हमने MDI या DPI दो में से कोई एक लिखा रहता है, ठीक है। तो ड्रग इसमें यही देते हैं अपन, स्टेरॉइड या फिर ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन सी ले सकते हैं? साल्मेटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटेरॉल, अस्थलिन तो साल्ब्यूटामॉल ही होता है। इसमें से जो है ना ये साल्ब्यूटामॉल है, साल्ब्यूटामॉल होता है शॉर्ट एक्टिंग। बाकी साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, बॉम्ब्यूटेरॉल, जितने भी आगे टेरॉल लिखा है ना सब अलग अलग हो सकती है और साधारण नई जनरेशन की सबकी, लेकिन आखिर में यही लिखा होगा, है ना, टेरॉल। तो ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट बोलते हैं इसको। ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है। इनका काम होता है मेनली ब्रोंकोडायलेटेशन करना। तो ज्यादातर जितने भी डिब्बी देखी होगी तुमने या फॉर्मुलेशन देखे होंगे उसमें यही रहते हैं, साल्मेटेरॉल, बॉम्ब्यूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल। ये इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड एक अलग क्लास की ड्रग है, लेकिन काम इसका भी यही है, ब्रोंकोडायलेटेशन करना। अब इसमें से जो साल्ब्यूटामॉल है ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसका असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। जो आपने अस्थलिन देखे हैं, अस्थलिन इनहेलर देखा है, अस्थलिन देखा होगा, हर किसी के पास रखा रहता है, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। इसको अस्थलिन का कभी भी लंबे समय तक नहीं देते। किसी भी पेशेंट को आप अस्थलिन प्रेस्क्राइब करते हो तो सिर्फ उसको बोलते हैं कि जब तुम्हें ज्यादा सांस फूले तब देना रहता है, लगातार देने के लिए कभी नहीं बोलते कि उसको सुबह शाम या फिर ऐसे TDS डोज में कभी नहीं चलता वो सिर्फ तब जब एक्यूट अटैक पड़ता है, जब ज्यादा सांस फूले तब देने के लिए होता है। बाकी ये लॉन्ग एक्टिंग जो इनहेलर्स होते हैं, साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, बॉम्ब्यूटेरॉल, इसमें सब में यही कॉम्बिनेशन रहता है। ये सब लगातार देने के लिए रहते हैं क्योंकि इनका इफेक्ट ऑलमोस्ट 6 से 12 घंटे तक होता है, तो BD डोज में देते हैं। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन के नाम से आते हैं, फोराकॉर्ड और डिओलिन, कॉम्बिमिस्ट L, अलग अलग है। ये तो कॉम्बिमिस्ट L और डिओलिन, ये फोराकॉर्ड तो स्टेरॉइड है, डिओलिन और कॉम्बिमिस्ट L इन नाम से आते हैं। ज्यादातर इनमें यही रहता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। तो इनको देते हैं BD डोज में। MDI में आते हैं, MDI या DPI दोनों फॉर्मुलेशन में आते हैं। अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग देना है, किस पेशेंट में क्या देना है वो डिपेंड करता है अपन को पेशेंट की एज के और पेशेंट को क्या सूट कर रहा है। कुछ लोगों को DPI अच्छे सूट नहीं करते, कुछ लोगों को MDI से इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कोई ओल्ड एज का है, ओल्ड एज का क्या होता है, लंबी लंबी बार बार सांस नहीं ले पाता है ना, लंबी डीप, जैसे MDI है, MDI में लेने के बाद आपको डीप इनहेलेशन करना है, लेकिन वो डीप ले ही नहीं पाते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए उसको अपन DPI दे देते हैं कि आपको जितना लेना है एक बार में ले लो, थोड़ा थोड़ा। उसमें 2 कफ है, एक बार में 2 कफ निकाल दिए तो सब खत्म है। पाउडर में तो आप बार बार भी ले सकते हो जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, तो उसमें वेस्टेज कम होगा, ठीक है। और क्या दे सकते हैं COPD में? बाकी स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड पता ही है, अगर एक्यूट अटैक आया है तो आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है। हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम स्टेट फॉलोड बाय 100 TDS, या फिर उसी को लॉन्ग टर्म में देना है तो क्या दे सकते हैं, डेक्सा या फिर मिथाइलप्रेडनिसोलोन। डेरिफाइलिन वही अभी तो ये स्टेरॉइड बोला है। ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर में फिर अपने पास ऑप्शन है, एक होता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन का डोज क्या होता है, 1 एम्पूल IV TDS में, या फिर डॉक्सोफाइलिन आता है
इसका भी 1 एम्प्यूल IVBD डोज है। इसके अलावा एक अमाइनोफाइलिन भी आती है। अमाइनोफाइलिन कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, इसको हमेशा इन्फ्यूजन में देते हैं, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देते हैं। इसका एक एम्प्यूल आता है बड़ा सा 10 to 15 ml, 10 ml का आता है। सर ये IM भी देते हैं क्या? IM इन्फ्यूजन में देते हैं इसको हमेशा। अमाइनोफाइलिन 1 एम्प्यूल का आता है, उसके हिसाब से उसको 1 एम्प्यूल 50 ml में डिसॉल्व करके उसको इन्फ्यूजन में स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसका डोज कैलकुलेट करना पड़ता है, वेट के हिसाब से होता है डोज। तो डोज पहले नेट पे पूरा डोज पढ़ो, उसका डोज कैसे कैलकुलेट करना है। लोडिंग डोज होता है जैसे टायोफिवान का होता है ना, वैसे इसका डोज पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। रेजिस्टेंस केसेस में देते हैं ये अमाइनोफाइलिन। थोड़ा सा बहुत ज्यादा अरिथ्मोजेनिक होता है मेडिसिन, इसलिए ज्यादातर केसेस में अवॉइड करते हैं, अमाइनोफाइलिन को देते नहीं है। लेकिन जब पेशेंट को इतना ज्यादा हो ही रहा है, दिक्कत किसी भी चीज से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर अमाइनोफाइलिन का इन्फ्यूजन चालू करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सीओपीडी पेशेंट आता है, सीओपीडी पेशेंट एक्यूट इमरजेंसी में आता है, सबसे पहला काम तो अगर पेशेंट को नॉन डायग्नोस बने हुआ है, ब्रोंकाई आ रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, तो ये सब आप चालू कर सकते हो। एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड, नेबुलाइजेशन, ये 4 चीजें तो चालू करती हैं। इसके अलावा जब पेशेंट को अपन डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज में क्या क्या मेडिसिन देते हैं? एक अपन ब्रोंकोडायलेटर परमानेंट देते हैं, एक स्टेरॉइड टेपरिंग डोज में दे देते हैं, और एक साथ में MDI या DPI दे देते हैं। तो यही एक डोज डिस्चार्ज में ये दी जाती है। ये एक्यूट जब पेशेंट एडमिटेड रहता है तब दी जाती है। क्या नहीं देना? सीओपीडी में मेन ये है कि जो अपन ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो उससे कई लोगों को बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। तो किसी भी पेशेंट को आप नेबुलाइज करते हो या फिर ब्रोंकोडायलेटर देते हो, इसका साइड इफेक्ट है एक्सट्रीम टैकीकार्डिया और अरिथमिया हो सकता है। तो उसके लिए आपको लगातार वॉच करना पड़ता है कि आपने किसी पेशेंट को नेबुलाइज कराया, नेबुलाइज करने के बाद टैकीकार्डिया हुआ, तो आगे उसको फिर उससे नेबुलाइज नहीं कराना है, क्योंकि पता चल गया कि उससे उसको रिएक्शन होती है। हर किसी पेशेंट को नहीं होती है। और अरिथमिया को वॉच करना पड़ता है, कई बार पेशेंट अरिथमिया में चले जाता है। दूसरा, एक डायूरेटिक्स देते हो। अगर पेशेंट को ऑलरेडी सिर्फ सीओपीडी है, कोई उसको फ्लूइड ओवरलोड के साइन नहीं है, ना तो उसको TR है ना तो उसको CCF में है, तो आप डायूरेटिक देने से सीओपीडी और वर्सन हो सकता है, मतलब और बिगड़ सकता है। तो डायूरेटिक्स का डोज तब तक नहीं देना जब तक अपन को पेशेंट पता हो कि वो पेशेंट कोर पल्मोनरी में तो नहीं है, मतलब पेशेंट फेलियर में तो नहीं जा रहा है। फेलियर कैसे पता लगाते हो? या तो उसको JVP रेज होगा, नेक वेन एंगोर्ज होंगी, या तो उसकी पीडल एडिमा मिल रहा है आपको, या इको में क्या है IVC डायलेटेड मिल रही है, TR मिल रहा है। ये तो इको की फाइंडिंग हो गई, IVC डायलेटेड और TR। क्लिनिकली आप देख सकते हो पेशेंट को पीडल एडिमा और नेक वेन है कि नहीं। पेशेंट जब भी लेटता है ना, सीओपीडी कोई सांस फूलते हुए पेशेंट आ रहा है और लेटा हुआ है, लेटे हुए में आप उसकी गर्दन देखो, गर्दन की नसें पूरी फूली होती है, इसकी फूली है, इसका मतलब पेशेंट CCF में है, तो आप उसको डायूरेटिक दे सकते हो। डायूरेटिक देने के 2 क्लिनिकल इंडिकेशन है कि किसी भी पेशेंट को लाइंग डाउन में अगर पीडल एडिमा है और JVP रेज है, जुगुलर वीनस प्रेशर, यहाँ से वेन कौन सी आती है? जुगुलर वेन होती है ना, जुगुलर वेन एंगोर्ज है, मतलब वो उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये दोनों चीजें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से समझ में जाएंगी कि उसको डायूरेटिक देना है कि नहीं देना। तो सीओपीडी में ज्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते, ऐसा कुछ भी है? हाई फ्लो ऑक्सीजन सीओपीडी में तो पेशेंट CO2 नार्कोसिस में जाता है आगे, तो CO2 नार्कोसिस में हाई फ्लो ऑक्सीजन ये 100% ऑक्सीजन नहीं देते हैं। 100% ऑक्सीजन तो किसी में भी नहीं देते हैं, ज्यादा केस में अपन को बोला ही जाता है कि 90% तक ऑक्सीजन देना चाहिए, आगे ऑक्सीजन इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक, सीओपीडी हो गया। CAD का हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है एक्यूट MI का बता दिया था। अब जो स्टेबल पेशेंट है CAD का, कोरोनरी आर्टरी डिसीज कब बोलते हैं? ये बताया था मैंने। हार्ट की कितनी वेसल्स होती हैं? 3 होती हैं। ये होता है लेफ्ट मेन, फिर लेफ्ट मेन से एक ब्रांच जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी को, उसके बाद ये होता है प्रॉक्सिमल LAD, उसके बाद 1-2 ब्रांच चले आएंगी यहाँ से, ये होती है LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये होती है LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो ये 3 अपन को मेन बड़ी आर्टरी होती है हार्ट की। अब इनमें जब ब्लॉकेज चालू होता है, जैसे ब्लॉकेज चालू होगा ना, कोलेस्ट्रॉल जमना चालू होगा, ठीक है, दोनों तरफ से कोलेस्ट्रॉल जमना चालू होगा। जब ये 50% तक नैरो हो जाती है कोई भी आर्टरी,
50% तक नैरो हो जाती है, तब उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो सीएडी की डेफिनेशन ये होती है, ये आपकी हार्ट की जो वेसल्स हैं वो 50% तक नैरो हो चुकी है। लेफ्ट में नीचे होगा, लेफ्ट मेन इन दोनों को ही मिला के बोल देते हैं लेफ्ट मेन। ये लेफ्ट मेन यहीं से बोलते हैं, इसको ही प्रॉक्सिमल एलईडी बोल देते हैं कि यहीं से हो जाए। यहाँ वैसे लेफ्ट मेन यही होगा, ये तो मेन सेंटर ही होगा, ये प्रॉक्सिमल एलईडी होगा यहाँ से। लेकिन प्रॉक्सिमल एलईडी में एक्चुअली ये दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं, L6 भी आती है। तो सीएडी की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो कोरोनरी आर्टरी 50% तक अगर ब्लॉकेज है उसको सीएडी बोलते हैं, कोई पेशेंट को। अब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या क्या चीजें देने सकती है। एक पेशेंट की कंप्लीट ब्लॉक हुई तो हार्ट का एक एरिया है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, हार्ट का एक एरिया डैमेज हो गया तो आप जो क्या क्या चीजें देते हो उसको, पहला उसको फिर से ये अटैक ना पड़े उसके लिए एंटीकोगुलेशन देते हो, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एटोरवास्टेटिन, ये 3 कॉम्बिनेशन है। इसको आपको कोई भी पेशेंट है हार्ट अटैक का, जिसको हार्ट अटैक आ चुका है या फिर पैरालिसिस हुआ है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है, इसको कभी भी बंद नहीं होना। इसका डोज जरूर कम हो सकता है, 150 की आती है, 75 की आती है, ये भी 150 और 75 की आती है, ये 10, 20, 40, 80 सब कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो इनका डोज धीरे धीरे अपन रिड्यूस करते जाएंगे, लेकिन डोज कभी भी एंड नहीं होगा। सबसे लो डोज क्या होगा, 75/10 इकोस्प्रिन एबी। ये डोज जो है लो डोज की जो मेडिसिन कंटिन्यूसली चलेगी। शुरुआत के 1 ईयर तक अपन मानते हैं कि 1 ईयर तक इसको लगभग हाई डोज में देते हैं। इकोस्प्रिन एबी, इकोस्प्रिन गोल्ड होता है जिसमें कि 75-20 कॉम्बिनेशन वाली चलती है, वो कंटिन्यूसली 1 साल तक देते हैं, फिर धीरे धीरे उसका डोज कम ज्यादा करते आते हैं पेशेंट की सिम्टम्स के हिसाब से। तो ये 3 तरह है, कोई भी पेशेंट को अटैक पड़ा है कंटिन्यूसली चलेंगी, कभी बंद नहीं होंगी। दूसरा है तो नाइट्रोकॉन्टिन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, इसके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है जो हार्ट की जो, जैसे हार्ट है, ये पूरा हार्ट का इतना एरिया डैमेज हो गया है, तो ये बाकी एरिया को है ना, बाकी एरिया उस एरिया को इसको डैमेज को कवर कर ले, उसको बोलते हैं रीमॉड्यूलेशन। रीमॉड्यूलाइज करने मतलब उतने एरिया का जो डैमेज हो चुका हार्ट को उसको कवर करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रीमॉडिफिकेशन। तो रीमॉडिफिकेशन में हेल्प करती है ये। दूसरा, हार्ट का लोड कम करती है, हार्ट की तरफ से जहां से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं ना, ब्लड आ रहा है, ब्लड कहां से आता है हार्ट में, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना, तो इनका जो है लोड कम करती है, प्री लोड कम कर देती है, इनको थोड़ा डायलेट कर देती है। तो 2 काम है इसकी, रीमॉड्यूलेशन, प्री लोड कम करना, दूसरा बीपी कम करती है। 3 चीजें रहती है इसकी। तो ये भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक पड़ा है और उसमें एक्यूट, जब तक उसको स्टंट नहीं डल गया, एक बार स्टंट डल गया है, हार्ट की नस पूरी फैल गई है, तब तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक स्टंट नहीं डला है तब तक ये 3 चीजें इसको कंटिन्यूसली देना ही देना है इसको, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इससे कंट्राइंडिकेशन से भी ये था कि पेशेंट अगर लो बीपी का है तो नहीं देना है, ठीक। उसके बाद क्या देते हैं हार्ट में, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी जो काम अभी बताया हमने, रीमॉडिफिकेशन का काम और प्रीलोड कम करने का काम, ये काम है। साथ में वो एंटी एंजाइनल भी है, एंटी एंजाइनल का भी काम करता है। तो ये बीटा ब्लॉकर का डोज है, यूजुअली अपन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलोल या फिर कार्बेडालोल, ये दोनों मेडिसिन यूज होती है। 25 और 50 मिलीग्राम की या 100 मिलीग्राम की आती है, ये 10 to 20 मिलीग्राम की आती है कार्डियोवार्स सीआर। बस हार्ट में ज्यादातर दवाई यही है। इसके अलावा फिर वो पेशेंट टू पेशेंट वरी करता है कि उसको डायरेक्ट देना है कि नहीं देना, और कोई मेडिसिन देना है कि नहीं देना, लेकिन ये 3 दवाई जो ऐसी है वो हार्ट के पेशेंट को लगातार चलनी है। अब डीवीडी है, डीवीडी वाले पेशेंट में क्या होता है, एक्यूट सीवियर डीवीडी है, उसका मेन ट्रीटमेंट है फ्लूइड। किसी भी पेशेंट है डीवीडी का है, कंटिन्यूसली लूज मोशन हो रहा है, उसको फ्लूइड के अलावा ज्यादातर केसेस में जो लूज मोशन होते हैं वो वायरल होते हैं, मतलब 2 से 3 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही है कि पेशेंट को फ्लूइड की कमी नहीं होने देना है, फ्लूइड के कारण पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में ना चले जाए, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर में ना जाए। तो अपन को मेडिसिन भी ऐसी देनी है जो कि रीनली सेफ हो। तो अपन जो भी एंटीबायोटिक देते हैं या फिर मेडिसिन देते हैं
तो जाकर अपन रीनल सेफ ही देते हैं अनटिल अनलेस अपने पास यूरिक क्रिएटिनिन की रिपोर्ट ना आए। कोई भी डीवीडी पेशेंट है उसको सबसे पहला काम है फ्लूइड के साथ जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है वो कौन कौन सी देते हैं? मोर्टास, मेट्रोजेल, ज्यादा केसेस मेट्रोजेल क्यों देते हैं? ज्यादा केसेस में डायरिया एनारोबिक कवरेज में है, एनारोबिक बैक्टीरिया से होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए मेट्रोजेल की साइड होती है। मोर्टास, मेट्रोजेल दो इंजेक्शन अमीगसिन डीवीडी वाले पेशेंट को तब तक नहीं देना है जब तक कि हमें क्लियर ना हो जाए कि पेशेंट को यूरिक क्रिएटिनिन नॉर्मल है कि नहीं। तो या तो उसका यूरिन आउटपुट ठीक बता रहा है तो दे दो, या तो फिर उसके पास यूरिक क्रिएटिनिन की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही तो अमीगसिन दो, नहीं तो अमीगसिन नहीं देना है। और इसके अलावा जो मेडिसिन है वो जो भी दोगे वो अगर एआरएफ है तो कार्डियोसिलेक्टिव और उसके, लेकिन मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट उसका फ्लूइड ही है। किसी भी पेशेंट है डीवीडी का पेशेंट आया उसको एआरएफ में ना जाए इसके पहले आपको फ्लूइड इतना स्टार्ट कर दो कि वो एआरएफ में ना जाए, लगातार फ्लूइड देते रहो जब तक कि उसका यूरिन आउटपुट ना आ जाए। डीवीडी के पेशेंट में एक बात ध्यान में रखना है, एज अगर मोर देन 60 है और सीवियर डीवीडी हो जाए तो उसको ईसीजी जरूर करना है, क्योंकि पेशेंट कार्डियक हो सकता है अलग से, एक्यूट एमआई भी कई बार डीवीडी से प्रेजेंट करता है। और ऑलरेडी पेशेंट अगर 60 ईयर से ज्यादा है तो उसको एक ईसीजी होना चाहिए जिसको आपको लगातार फ्लूइड देना है 3-4। सर एआरएफ में चला गया अगर पेशेंट एआरएफ में चला गया है तो लगातार अपन को वॉच करना है उसका, कि पहला काम तो अपना है उसकी बीपी मेंटेन हो जाए, उसका बीपी मेंटेन हो जाए, लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, लूज मोशन बंद हो जाए, लूज मोशन स्टॉप करना है, बीपी मेंटेन करना है। एक बार बीपी ठीक हो गया, लूज मोशन बंद हो गए, फिर जो एकेआई है, एकेआई धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होता है। अलग से कोई डायलिसिस की पेशेंट सिर्फ लेस देन 1% केसेस में होती है एकेआई वाले पे, एक्यूट डीवीडी वाले पेशेंटों में 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि उसको डायलिसिस की जरूरत पड़े। डोपामिन का डोज कोई ऐसे प्रूवन रोल है ही नहीं डोपामिन का कहीं पे भी, वो तो अपने सिलेक्टिव देखा गया है कि जो डीवीडी वाले पेशेंट होते हैं जिनका प्री रीनल एआरएफ होता है उन पेशेंटों में डोपामिन चालू कर दो लो डोज पे तो वो रीनल जो किडनी का जो है ना ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। तो वैसे भी अपन नॉर्मली पेशेंटों को अगर आप कर सकते हो तो कर लो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। डोपामिन का इन्फ्यूजन 1 to 2 ml पर आवर के हिसाब से स्टार्ट कर दो तो क्या करता है, रीनल परफ्यूजन बढ़ा देता है। तो जो भी पेशेंट हो डायरिया का या फिर किसी सेप्सिस के कारण एकेआई में आया है तो उसका आप डोपामिन लो डोज चालू कर दो, एक डायोटिक्स के साथ चालू कर दो अगर बीपी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और पोस्ट एलएससीएस और पोस्ट हिस्टेक्टोमी तो जो मेडिसिन दी जाती है वो तुम लोग को लगभग पता ही है सबको, डे के हिसाब से सबको पता है। और कौन सी मेडिसिन देती है बताओ? देते हैं और फिर जेंटामाइसिन देते हैं और मेट्रोजेल टीडीएस पे चलती है सर, सेफ्ट्राइजोन, जेंटामाइसिन, मेट्रोजेल, ये तीन सर। ये सेफ्ट्राइजोन और मेट्रोजेल का तो साइड इफेक्ट नहीं है। जेंटामाइसिन किसी को भी दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है पोस्ट ऑपरेटिव है, पोस्ट ऑपरेटिव उसको सेकंड डे आपको यूरिन आउटपुट देखना है, यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, ये यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ी तो नहीं है। अगर यूरिन डार्क आ रही है तो फिर उस दिन का जेंटामाइसिन ओमिट करके पहले उसका देखना है यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ तो नहीं रहे। कई पेशेंटों में देखा है पोस्ट एलएससीएस में यूरिन डार्क आने लगती है तो उनको एक बार यूरिक क्रिएटिनिन करा लेना चाहिए जेंटामाइसिन के लिए। बाकी तो पता ही है 3 दिन तक लेना है पोस्ट एलएससीएस, पोस्ट हिस्टेक्टोमी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को? पोस्ट एलएससीएस है, एचवाईएस है, इसमें मतलब रेड फ्लैग साइन मेडिकली क्या हो सकते हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं ये देखो। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सेप्सिस। पोस्ट ऑपरेटिव है, पोस्ट ऑपरेटिव में सेकंड थर्ड डे के बाद पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है कंटिन्यूअसली। सेप्सिस का पहला साइन होगा पेशेंट को फीवर आने लगेगा, सूचर साइड में एब्सेस बनेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन? पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सबएक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सबएक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कॉमन साइन है जो सेकंड डे अपन बहुत कॉमनली होता है, जिसको अपन जब वोवेल साउंड्स होते हैं, वोवेल साउंड सुनने के बाद अपन पेशेंट को ओरली अलाउ करते हैं, उसके बाद पता चलता है अपन को। फर्स्ट डे तो पेशेंट लेता ही नहीं कुछ, सेकंड डे जब उसने लेना चालू हुआ है तब उसको ऑब्स्ट्रक्शन के साइन दिखा आते हैं। तो ये साइन जितने जल्दी पता चल जाएंगे अपन को उतनी जल्दी अपन उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ठीक है। कैसे पता ट्रीटमेंट कैसे, साइन कैसे पता चलेगा? ये बबल साउंड। बबल साउंड क्या होगा उसमें? सर प्रेजेंट होंगे उसमें, प्रेजेंट होंगे लेकिन बढ़ जाएंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। शुरुआत में बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है
फिर कंटिन्यूसली अगर ऑब्स्ट्रक्शन बना रहता है तब फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ये है, जैसे ही आपको लगता है कि पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो रहा है, फूलता जा रहा है, बॉवेल साउंड बढ़े हुए हैं, मतलब पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में जा रखता है, तो उसको फिर तुरंत एनबीएम करवा दो और एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग व्यू कराओ। और क्या हो सकता है? बीपी, एकेआई हमने बता ही दिया कि पेशेंट यूरिन आउटपुट मेजर करना है, यूरिन आउटपुट मेजर करते रहो लगातार, एकेआई को तो नहीं आ रहा है वो देखने के लिए। और सर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ने भी लगता है किसी किसी का। बीपी अगर 160 170 तक बढ़ता है तो कुछ नहीं करना। तो अगर पोस्ट एलएससीएस है तो आपको पता ही है मैक्सल देना है, लोवेट देना है। पोस्ट हिस्टेक्टोमी है तो हिस्टेक्टोमी के बाद कुछ नहीं देना। पोस्ट एलएससीएस में लोवेट दे दो और मैक्सल दे दो। मेंटेन पोस्ट एलएससीएस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एक्लेम्सिया वाले केसेस होते हैं ना, उसमें ज्यादातर जो सीजर्स आते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव ही आते हैं या पोस्ट डिलीवरी आते हैं मोस्ट कॉमन। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद उसको अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको मैक्सल और लोवेट तो देना ही देना है। नहीं, मैक्सल का डोज का ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा देने ही देना है। बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो ओमिट कर देंगे पूरा डोज। बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो आप उसको डोज कंप्लीट करो। मैक्सल का वो पता ही, मैक्सल का क्या क्राइटेरिया रहता है, कब उसका डोज बंद करना है, कब कम करना है। क्या साइन देखते हैं? 3 पल्स रेट कहाँ से आ गया? और यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। एंकल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए और रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होना चाहिए। शैलो रेस्पिरेशन, एब्सेंट एंकल जर्क और तीसरा यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना। ये 3 साइन होते हैं जिसमें कि आप मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी बताता है। तो उस कंडीशन में देखना, तो कोई भी मैग्नीशियम सल्फेट का अगर आपने 2 डोज से ज्यादा दे दिए हैं तो तीसरा डोज देने के पहले उसको ये 3 चीजें देखना रहता है। ठीक।